नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। जैन जी ने पूरी सीन बदल दी, पूरी तस्वीर बदल दी। क्या होगा इस देश के नौजवानों के गुस्से का? क्या वास्तव में नितिन नवीन और अमित शाह का इस्तीफा होगा? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने शानदार बातचीत की है। चलते हैं सीधा उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज आपकी जो है जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। नीचे तो आपने शायद टी शर्ट गर्म वाली पहन रखी है। जबरदस्त माहौल है। लेकिन आज आपने एक चीज मिस कर दी है। आप भारत में नहीं है और भारत में बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। उसी की बात हमारे कर जो रहा हूँ, राष्ट्रीय उसी की मैं जी जी लौट के आया, सिडनी में लौट के आया और 1 घंटा बैठ हाँ के मैंने वही सब स्टडी कर रहा था। दिन भर में क्या क्या हुआ बिहार में, अभिषेक से मैंने बात करी क्या हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई केपी मलिक साहब, बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो कह रहे थे ये तो तिलचट्टे हैं, कॉकरोच हैं, हिट मारेंगे मर जाएंगे। ये जैन जी हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, गालियां देते रहते हैं। बकौल परम आदरणीय सांसद जी, जिन्हें पता चला था कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ था, उन कंगना रनौत जी का कहना था कि ये तो नशेड़ी हैं, बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब जैन जी उठे तो पूरी कपकपी चढ़ गई सरकार की। हमारे गृह मंत्री जी का हालत ये हो गई कि वो संसद छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। मतलब दिखाई नहीं दिए थे 2-3 दिन तक, तो कहाँ है वो। नौजवानों में गुस्सा आया। संघ ने कहा भाई साहब थोड़ा पीछे आ जाओ वरना मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन तब भी हल्के में ले रहे थे। हमारे विश्व गुरु जी इंस्टाग्राम पे आके कह रहे थे कि मैंने माफ कर दिया। जिस आदमी को माफी उन बच्चों से मांगनी चाहिए थी कि मुझे माफ कर दो, मेरी लापरवाही से परीक्षाएं लीक हो गई, मेरे यहाँ कुछ बेईमान नेता थे जो परीक्षाओं में पैसा कमा रहे थे, मेरे यहाँ कुछ बेईमान थे जो नकल करा रहे थे, तो मुझे माफ कर दो, मैं नौकरियां नहीं निकाल पाया, मैं थोड़ा सा माने डानी में फंस गया था। वो आगे कह रहे हैं कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन जैन जी ने एक पहला ही झटका दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको अलमारी से झाड़ के लाए थे, उसको झाड़ पोछ के उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया जैन जी ने। अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोग तो कह रहे हैं अपने बूथ तक हार गए। नितिन, जो इंसान उत्तर प्रदेश में आके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं जिता पाया, तो बाकी देश में अब क्या सीन बनेगा, इसकी बात। मध्य प्रदेश के घोटालों की कहानी सामने आती रही और दतिया में बीजेपी साफ हो गई, कांग्रेस चुनाव जीत गई। अब लोग कह रहे हैं कि भैया ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पे अपनी ज्ञान की गंगा इसलिए नहीं भाई कि छोटे छोटे चुनाव विपक्ष को जीत जाने देते हैं। हम जब राज्यों में बंगाल वंगाल में तोड़फोड़ करनी होगी तो ज्ञानेश कुमार भाएंगे। लेकिन एक बात तो सही है कि इतना आसान नहीं था। जैन जी का गुस्सा था। ज्ञानेश कुमार को भी नींदें तो नहीं आती हैं। जब गृह मंत्री भाग खड़े हुए तो ज्ञानेश कुमार की तो औकात नहीं है कुछ भी। नौजवान अब क्या कर बैठेंगे, कितने गुस्से में कह नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जो ये करारा तमाचा पड़ा है, ये जो पीके की जीत है, बहुत दिनों तक नितिन नवीन गाल फैलाएंगे। और पीके ऐलानिया कह के आए हैं कि जब कोई गुंडा मुख्यमंत्री बनाओगे तो हश्र यही होगा। वो बिहार के मुख्यमंत्री के 10वीं पास ज्ञान को लेकर, उनके झूठे एफिडेविट को लेकर, उनके आपराधिक मामलों को लेकर बहुत बड़ी कहानियां बता चुके हैं। क्या लग रहा है नौजवानों का गुस्सा अब ये कहाँ रुकेगा मुकाम पे? क्या वाकई में अब दिन बुरे हो गए? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा या कुछ और खिचड़ी पकाएंगे, कुछ और इंस्टाग्राम पे नाटक करेंगे विश्व गुरु? कैसे मैनेज होगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। क्या केपी मलिक साहब आप बताइए, आप ज़्यादा अनुभवी हैं। आप 20 साल से आप पार्लियामेंट के हर सत्र को देखते रहे हैं। आपने कई प्रधानमंत्रियों को करीब से देखा है। मैं तो दूर बैठा रहता हूँ, लखनऊ में और बम्बई में और अब तो सिडनी में, तो मुझे अंदाजा नहीं है। जरा ज्ञान को आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि खेल क्या है। संजय जी, पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और संजय जी, एक चीज देखने को मिलती है, हमने ये देखा है, मैंने आज बहुत सारे कमेंट अपने प्रोग्राम के पढ़े। मुझे लग रहा है 99.99 पॉजिटिव कमेंट आते हैं। एक आध कोई भक्त गलती से घुस गया तो वो कुछ डाल देता है। और अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, आपके मालवीय जी ने एक वीडियो जारी की है। एक क्रांतिकारी पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के, बहुत फेमस है। अभी वो शंकराचार्य जी के पास
पहुंच गए थे, वहां उनकी अच्छी धुलाई हुई और अब वो पहुंच गए हैं रांची। अच्छा रांची वो में जो जैन अमन चोपड़ा ना, नहीं अंबानी नहीं, अंबानी चमन का क्या चोपड़ा नाम? नहीं, चमन थोपड़ा। हाँ, हम नाम नहीं लेते किसी का, वो केस कर देते हैं फिर नाम से, वो चमन चोपड़ा है। चमन चोपड़ा। तो भाई अच्छा साहब अंबानी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वहां वो गए और वहां जाके वो बता रहे हैं, जो वहां पे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए मंदिरों से खाना आ रहा है। उन्होंने कहा भैया मंदिरों से नहीं आ रहा, हम तो अपने घरों से लाए इकट्ठा करके, तो उसको मंदिरों से बता रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ कितना शांतिपूर्वक चल रहा है। अब ये इनको कई बार इतनी अकल नहीं आ रही है कि भैया वहां शांतिपूर्वक अगर पूर्वक चल रहा है तो सरकार सहयोग कर रही है ना, जेएनजीओ पर लाठीचार्ज नहीं कर रही वो। जेएनजी के मारने के लिए किलो में उन्होंने कील नहीं लगाई है लाठी में। तो ये आप ये देखिए ऐसी जगह रिपोर्टिंग करने पहुंच गए हैं, ये जनाब जंतर मंतर पे नहीं आ पाए जो इनके घर के बाजू में है, और ये वहां पहुंच गए। खैर मैं ये कह रहा हूं, जो जैन जी की बात आपने की है संजय जी, एक तो इस सीट पे हैरानी की बात ये है कि इस सीट पे, ये शहरी सीट है भारतीय जनता पार्टी की, 30-35 सालों से इस पे भाजपा का कब्जा है। पहले नितिन नवीन जी के फादर यहां से 2-3 बार विधायक रहे और लगभग 5 बार से खुद विधायक है। इतनी मजबूत सीट जिस पर कोई भी टक्कर, आप सोचिए लालू यादव और नीतीश कुमार गच्चा खा गए और पी के कब्जा करके बैठ गए उस पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब, और वहीं लगे पड़े हैं, और इनके घर के आसपास भी इनको वोट नहीं मिले। और इसमें हैरानी की बात यह है संजय जी के इस सीट पे बड़ी तादाद में युवाओं के वोट हैं, जैन जी के वोट हैं, 25 साल तक के बच्चों के अत्यधिक वोट इस सीट पे हैं। तब ये हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे। अगर कोई शर्मकार पार्टी हो, अगर कोई शर्मदार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो तत्काल इस्तीफा दे देगा कि मैं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं नहीं कि मैं अपनी नहीं, खुद की। मलिक साहब मैं जानता हूँ नितिन नवीन जी के बारे में, मैं इतना पढ़ा तो है मैंने। बहुत नैतिकता वाले आदमी है, बहुत आदर्श वाले आदमी। आप देखना अगले 24 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा नहीं दे देंगे, लोग कहेंगे बड़ा बेशर्म अध्यक्ष है ये। ऐसी बेशर्मी थोड़ी स्वीकार करेगा वो आदमी, इस्तीफा दे देगा, पक्की बात है। अगर नहीं इस्तीफा नहीं नहीं देगा, नहीं लोग कहेगा नहीं, कैसा नाकारा अध्यक्ष है, बूथ हार गया। तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, लोग इज्जत करना बंद कर देंगे। तो इस्तीफा दे नहीं देगा बिल्कुल वो। संजय जी, बूथ कैसे हार गया? पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट हार रहे हैं। आप रिकॉर्ड तो देखिए कि तमाम रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन का नारा छेड़ रही है, जो कह रही है कि सम्राट चौधरी आगे हैं, वो सम्राट हैं बिहार के, और वो सम्राट अपनी एक सीट नहीं बचा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो कितने काबिल होंगे आप समझ लीजिए। जितने पत्रकारों से मेरी बात हुई है संजय जी पिछले 2 दिनों में, सबका ये कहना है कि बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और उनका ये कहना है कि भाई हमने तो नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया था, हमने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, ये कौन सम्राट आ गया, कहां है नीतीश कुमार? तो जो भी चुनाव आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम होगा। लेकिन यहां पे मुझे थोड़ा सा संजय जी इसमें एक चीज लग रही है, भारतीय जनता पार्टी का तो जो होना है वो तो होगा ही, और पीके ने जो आगाज किया है उनको बधाई और शुभकामनाएं भी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को लग रहा है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल के नेता होने चाहिए थे, उनको तमाम तथ्यों को रखना चाहिए था, अब वो काम उनसे अच्छे तरीके से करने का मौका वो पीके को मिलेगा। पीके पढ़े लिखे आदमी हैं, तथ्यों के साथ चलते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं, तो वहां पे जो सम्राट चौधरी की पार्टी होगी, सम्राट चौधरी के मंत्री होंगे, उनको रोज जो है पार्लियामेंट में खिंचाई करने का काम पीके करेंगे, जो तेजस्वी यादव को करना था। तो ये मुझे लगता है कि आरजेडी को एक बड़ा झटका बिहार में है। लेकिन कितने दिन है, क्या है, अभी क्या होगा आने वाले महीनों में, वो हम देखेंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये चीजें हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बदलने के लिए ये बहाना है, ताकि सम्राट चौधरी को हटाया जा सके, सम्राट चौधरी को बदला जा सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में वो काबिल नेता वहां नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वास के नेता हो अमित शाह जी के और मोदी जी के ऐसे नहीं। अरे नित्यानंद राय बढ़िया आदमी है वहां पे, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको क्यों नहीं बना रहे आप? क्योंकि इनको वही पसंद है, इनको ऐसे ही व्यक्ति पसंद है, इसलिए उनको इन्होंने बनाया है।
अब आप दूसरी बात ये देखिए संजय जी, कि आप खत्म कर रहा हूं अभी, कि इसका असर उत्तर प्रदेश में क्या होगा। ये जो भूकंप आया है बिहार की राजधानी पटना में, इसका जो झंझनाट गई है वो लखनऊ तक पहुंच गई है, और लखनऊ में भी मंथन चल रहा हो ये क्या होगा। बड़ा भूकंप पटना में आया है, अगर इसी प्रकार का भूकंप लखनऊ में आ गया तो फिर क्या होगा, वो तो मठ भी हिल जाएगा फिर तो, गोरखपुर वाला भी, और दिल्ली तक धमक आएगी। जी मुझे ये बताइए कि क्या अब संघ ये चाह रहा है कि भाई इन नौजवानों को गुस्से को शांत करने के लिए नितिन नवीन और अमित शाह इस्तीफा दें, ऐसी सुगबुगाहट है? और अगर अमित शाह का इस्तीफा हुआ तो क्या पार्टी बच पाएगी, सरकार बच पाएगी? ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमित शाह इस्तीफा दे देंगे, बहुत ताकतवर मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं वो मोदी जी के बाद, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल क्यों रही हैं? आखिर ये चर्चा चलना भी तो खतरनाक है। लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा? ये सोचना अपने आप में बड़ी बात है। केपी मलिक साहब, आपको नहीं लगता? संजय जी, आप ये देखिए, इसमें आप पीके को कहिए और जैन जी को कहिए, इसने लोगों को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। सारे विपक्षी दल को आईना दिखाने का काम पीके ने किया है, और वो पीके है जिसने लगभग 250 अपने उम्मीदवार लड़ाए थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। जिस सीट से आज पीके जीते हैं, जो इनका पुराना उम्मीदवार था उसको 8,000 वोट मिले थे, और आज इनको 64,000 वोट मिले। तो ये तरक्की जो हुई है, इससे यह अंदाजा आप लगाइए कि जनता कितनी विमुख है भारतीय जनता पार्टी से। और बिहार जैसे राज्य में जहां भी चंद महीनों पहले चुनाव हुए, तो और दूसरा जो जैन जी की आप बात कर रहे हैं, जैन जी इतना नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और वो डरने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तो इतिहास है दिल्ली में कि जैन जी और युवा जो है आंदोलन लेके, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लेके पार्लियामेंट के इतने करीब पहुंच गए। जो नकारा सरकारें रही हैं पहले कांग्रेस की या दूसरी, तब भी नहीं आ पाए। वो जो कमजोर सरकारें रही हैं आपके हिसाब से, तब भी पार्लियामेंट में नहीं जैन जी घुस पाए। तब भी किसान नेता बड़े बड़े राकेश टिकैत और दूसरे लोगों ने कोशिश की कि भाई मार्च करेंगे, हम संसद मार्च करेंगे, और संसद मार्च नहीं हो पाया किसी का। जंतर मंतर से आगे नहीं निकल पाए लोग। ये जैन जी पहुंच गए इतनी ताकतवर सरकार में। तो ये ताकतवर सरकार कहने की, दिखाने की थी, ताकत तुकत कुछ नहीं है इसमें। जितना ताकतवर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही कमजोर आप साबित हो रहे हैं। संजय जी, हमें यह लग रहा था शुक्रवार की शाम को, जब हमारे जो है क्रांतिकारी स्पीकर साहब ने हाउस को एडजर्न किया, तो हमें लगा कि शुक्रवार का दिन है, जल्दी से हाउस को एडजर्न कर दिया गया है। अब काफी दिन मिल गए हैं इनको नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए। शुक्रवार की पूरी रात है, शनिवार है, फिर इतवार है, और सोमवार को पार्लियामेंट चलेगी। और ये तो सोमवार गुजर गया संजय जी, आज तो कुछ हुआ नहीं हो, तो आज भी हाउस में नहीं आए। आज भी हाउस पुराने ढर्रे पे पहले 12 बजे तक एडजर्न हो गया, फिर 2 बजे तक हो गया, फिर शाम तक हो गया। कुछ ये दोनों हैं कहाँ? इनको काहे का डर है? मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का तो हम आचरण समझ गए, वो तो डरते हैं कि महिलाएं उनके ऊपर हमला कर देंगी, महिला सांसद जो है। ये अमित शाह जी को, हाँ, अमित शाह जी को किसका डर है? उनको तो महिलाएं काट रही थी, इनको कौन काट रहा है? इनको काटने के लिए कौन बैठा है? तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये जो बात आप कह रहे हैं, जो सुगबुगाहट चल रही है कि इस्तीफा दे सकते हैं, कई बार हमें आश्चर्यजनक चीजें देखने को, सुनने को मिलती है। आपने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा और इतना जबरदस्त आंदोलन इसी जंतर मंतर पे हो जाएगा। ये तो घमंड में चूर थे, हो गया ना। तो इसी तरह से अगर अमित शाह का इस्तीफा हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कई लोग ये कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कतई नहीं होगा, हो गया, बड़ी आसानी से हो गया। तो इनका भी इस्तीफा हो सकता है, और बड़े वाले जो नंबर 1 वाले हैं वो भी धीरे से निकल सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ, अब बेला होने वाली है। और डायलॉग तो आपके वाला है ही कि जब समय खराब शुरू हो जाता है फिर वो वाला काम हो ही जाता है। जी, ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, समय खराब होता है। अच्छा, ये अब वो जो है ये और बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत से की पढ़ाई लिखाई पे, उसके खर्चे पे सवाल उठा रहे हैं, और वो बंदा भी गजब का है। वो कह रहा है कि मैं सारा सार्वजनिक कर दूंगा, प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री सार्वजनिक कर दें। अरे कैसा पागल आदमी अभिजीत, कल ही कर देंगे वो। एमए हैं, बाकायदा पढ़े लिखे हैं हमारे प्रधानमंत्री, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखना आप कल परसों में, मुझे यकीन है कि वो कह देंगे देखो ये रही मेरी डिग्री।
और वो सूचना आयोग से कह देंगे ये तुमने रोक वोक हट लगाई है जो मेरी डिग्री ना दिखाई जाए, हटा दो यार, मैं डिग्री दिखा दे रहा हूँ अपनी। आखिर इतना 56 इंच का सीना अपनी डिग्री दिखाने से क्यों डर सकता है? देश का प्रधानमंत्री है। ये रही हमारी 56 इंच का सीना और ये रही हमारी डिग्री। क्या लग रहा है कल डिग्री आ जाएगी कल संजय जी, परसों में? या केजरीवाल संजय जी, मैं केजरीवाल के मुंह पे भी थप्पड़ पड़ेगा। वो चौथी पांच राजा की जो कहानी सुनाते हैं ना, तो केजरीवाल के मुंह जी पे भी जी, थप्पड़ पड़ेगा। देखो चौथी पांच राजा नहीं है, एम ए पास राजा है हमारा। संजय जी, कोई अगर ये कह दे ये डिग्री है तो सत्यापित कैसे करेंगे इसको? आपको याद अब नहीं आ रहा है विश्वगुरु शायद। अब विश्वगुरु कहेंगे तो मानना पड़ेगा ना आपको। नहीं नहीं, विश्व गुरु के जो दूसरे भारत गुरु हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिग्री दिखाई थी भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जब पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई थी, और जो डिग्री दिखाई वो कंप्यूटरकृत थी। फिर लोगों ने कहा कि उस टाइम तो कंप्यूटर था नहीं। अब फिर इनकी जबान बंद हो गई। अच्छा ये बताइए, इनको कहां कहां पकड़ोगे आप? बार बार उदाहरण देता हूं मैं, राजनाथ जी कह रहे हैं हाउस में खड़े होके कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई है। सेना कह रही है कि हमारे 6 जाबाज अधिकारी अफसर मारे गए। तो अब आप राजनाथ जी की बात पर विश्वास करेंगे या सेना के अधिकारियों पर विश्वास करेंगे? अब आप जो है जो डिग्री दिखा रहे हैं, अमित शाह जी आज दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली जी और बाकी लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखा रहे थे, उनकी बात पर विश्वास करेंगे या विश्वविद्यालय के कुलपति पर विश्वास करेंगे या केजरीवाल पर विश्वास करेंगे? लेकिन मैं विश्वास करता हूं महामहिम पे, अपने महामानव पे। केजरीवाल तो झूठ बोलता है, और हो सकता है भाई लालच में या डर में कुलपति भी झूठ बोल दे, तो वो डिग्री की आज तक सत्यता साबित नहीं हुई है। तो इसलिए क्या है, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको पकड़ेगा कौन? आज संजय जी ऐसा दुर्भाग्य की एक स्टोरी मैंने देखी है। 2003 में एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ था बिहार में, जो पर्चे लीक कराता था, जो परीक्षा लीक करता था। उसके पास एक दिन पहले क्वेश्चन का जो पर्चा है वो पहुंच जाता है। भारत की कोई भी परीक्षा हो उसके पास पर्चा पहुंच जाता है। पहले उसको रामविलास पासवान जी ने बिहार से चुनाव लड़ाया, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। अभी पासवान के लड़के जो हैं, अब उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया। 100 करोड़ से कम नहीं देते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कोई नहीं बिगाड़ पा रहा उनका कुछ। तो जब ऐसे लोगों का बोलबाला होगा, जब झूठ का बोलबाला होगा, तो क्या बिगड़ेगा? लेकिन अब ये सारी चीजें देखकर त्रस्त हो चुका है युवा, और आने वाला समय युवाओं का है संजय जी। अब आप ये सोच के चलिए कि बिहार में तो जो होना था हो गया, झारखंड में जो होना है वो होगा, ये लखनऊ का, यूपी का क्या होगा संजय जी? ये तो राम मंदिर वाला जो मामला था, आज आपको संपत पता है कई चैनलों पर डिबेट हुई। मुझे भी एक चैनल में बुलाया गया, मैं बड़ी मुश्किल से गया, और वहां नैरेटिव क्या चल रहा है कि राम गोपाल जी से आज बाइट ली गई पार्लियामेंट में। जो वहां पे तथाकथित गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो माइक अड़ा देते हैं, सीधा अपना सवाल पूछते हैं, वो उनके वाला नहीं पूछते। वो कहते हैं कि सर ये बताइए, जो सनातन का अपमान इन्होंने किया है पप्पू यादव ने, इस पे आपका क्या कहना? तो उन्होंने कहा भाई ये पप्पू यादव ने जो है थोड़ा सा गलत किया, इनको इस तरह की वेशभूषा नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने थोड़ा बैलेंसिंग जवाब दे दिया। तो नैरेटिव बन गया कि शाम को जो है बहस इसी मुद्दे पर होनी है कि पार्टी टूटने जा रही है। राम गोपाल कुछ और कह रहे हैं, अखिलेश कुछ और कह रहे हैं, शिवपाल कुछ और कह रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है? इस पर चैनलों में बहस हो गई, हमारा भी नंबर एक जगह आ गया। और वो एंकर बार बार हमें घेर के लाए इसमें। हमने कहा भैया ऐसा है, पार्टी कल टूटती आज टूट जाए, लेकिन ये बताइए कि जो नियत थी पप्पू यादव की वो तो बहुत बढ़िया थी। वो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, राम मंदिर में चोरी हुई है, उन्होंने जो है वेशभूषा गलत धारण कर ली, हम भी मान लेते हैं। और इस पे उनको जो है मैं तो कह रहा हूं माफी भी मांग लेनी चाहिए कि मैंने गलत वेशभूषा पहन ली है, लेकिन मेरी नियत गलत नहीं है, मेरा विरोध गलत नहीं है। सांसद होने के एक नाते विरोध मलिक साहब प्रदर्शन मलिक करना साहब मेरा मलिक साहब अधिकार। एक मलिक साहब एक जी, एक मिनट, एक बार मेरी बात बताइए। एक एक अपने आप को संत कहता है। मैं किसी विकलांग पर टिप्पणी नहीं करता, ईश्वर की दी हुई चीज होती है। किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है, तो मैं बहुत बहुत हुनरमंद लोगों को जानता हूँ जिनकी आंखें नहीं है, लेकिन ईश्वर ने उनको और ताकत दी और विनम्र बनाया है। तो मैं किसी व्यक्ति की विकलांगता पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति भी गेरुए वस्त्र पहनता है, और इतना घिनौना आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। मैं राम भद्राचार्य का नाम भी ले लेता हूँ,
जो प्रधानमंत्री जिनको अपना भाई कहते हैं, और बड़े बड़े मंत्री उनके चरणों में रहते हैं, वो किसी की जीभ काटने की बात करता है, किसी की गला काटने की बात करता है, किसी समुदाय को गाली देता है। इतना घिनौना आदमी है जो किसी की जीभ काटने की बात करे, जो किसी को गाली दे, जो किसी समुदाय पे हिंसा की बात करे। वो गेरुआ वस्त्र का अपमान नहीं कर रहा, वो ज्यादा गेरुआ वस्त्र का अपमान कर रहा है। एक हमारे चिन्मयानंद जी थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, वो कैमरे में मालिश करते हुए लड़की देखी। एक 70 साल का 80 साल का आदमी किसी लड़की के संग संबंध बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दो व्यस्त एडल्ट लोगों का है, मैं उसकी छोटी सोच का आदमी नहीं हूँ। 80 साल का लड़का और 25 साल की लड़की, मैं बिल्कुल नहीं बोला नहीं मानूंगा, दोनों की अपनी सहमति है। लेकिन गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति अगर ये काम कर रहा है तो मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि हम उनके पैर गेरुआ मतलब समाज के बहुत, मैं तो नहीं छूता ऐसे पाखंडियों के पैर, लेकिन समाज के बहुत बड़े लोग ऐसे पाखंडियों के पैर इसलिए छूते हैं, वो गेरुआ वस्त्र के हैं। एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए कैलाशानंद है, जमीनों के कब्जे में जिनका नाम है, जो ये सो कॉल्ड बहुत बढ़िया सांसद हैं, जो ये वहां पे टिप्पणी कर रही हैं, खुद एक टाइम में कहती थी मैं ड्रग्स के नशे में रहती थी, मेरा कई लोगों ने बड़ा शोषण कर लिया। वो कैलाशानंद उनको लेके, कंगना रनौत को लेके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अब उनके पैर छुए हैं, जो कुंभ के मेले में अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, लोग उनके ऊपर पैर छूते हैं, वो अमित शाह और अंबानी के पैर छू रहे हैं। ऐसे लोगों का करें, ये अपमान कर रहे हैं। पप्पू यादव ने चंदा चोरी को प्रतीक बताया, सही किया पप्पू यादव ने, बताया कि ये गेरुआ पहने हुए कितने बेईमान है, भ्रष्ट हैं, जो भगवान राम का नहीं, वो हमारे किस काम का, वो किसी काम का नहीं। चंपत राय अभी तक अयोध्या में है, ये हिंदू समाज के लिए कलंक की बात है कि वो व्यक्ति अयोध्या में है। ये हिंदू समाज के लिए कलंक की बात है कि अभी तक नृपेंद्र मिश्रा पे FIR नहीं हुई, चंदा चोर गिरफ्तार नहीं हुए, असली मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, भगवान राम के मंदिर की जमीन खरीदने के बेईमान गिरफ्तार नहीं हुए, मंदिर की छत पहली बारिश में लीक हो गई वो गिरफ्तार नहीं हुए। ये ज्यादा बड़े अपमान की बात है हिंदू समाज के लिए, ज्यादा बड़े घमंड की और अपमान की बात नहीं है, ये ज्यादा शर्मनाक बात है। पप्पू यादव ने सही किया, बताया कि ये गेरुआ वस्त्र यानी वो लोग कितने भ्रष्ट हो सकते हैं। कुछ हमारे मन में गेरुए के प्रति सम्मान है, लेकिन ऐसे काले पुते हुए लोग जो गेरुए पहन के हिस्सा की बात करते हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहन के समुदाय को गाली देते हैं, भगवान जो गेरुआ पहनता है वो तो लोभ मोह माया इन सबसे ऊपर उठ जाता है, जीवन मरण मृत्यु के मरण से ऊपर उठ जाता है। ये बदमाश गेरुआ पहन के हथियार लेके चलते हैं, नशा करते हैं, महिलाओं के प्रति अभद्र सोच रखते हैं। ये गेरुआ पहन के किस काम के मलिक साहब? संजय जी मैं वही संजय जी नहीं संजय जी मैं वही कह रहा हूँ कि एक गेरुए वस्त्र वाले ने ये भी कहा है कि जो पप्पू यादव का सिर लाएगा मैं उसको 51 लाख रुपए दूंगा। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि उसके पास 51 लाख रुपए कहाँ से आए? तुम तो भाई साधु संत, तुम तो कहते हो मैं सन्यासी हूँ, तुम्हें तो भिक्षा मांग के जो है खाना चाहिए, और तुम्हें तो बिल्कुल साधारण तरीके, तुम्हारे पास 51 लाख कहाँ से आए? दूसरी चीज क्या है, अगर आप इतने मुखर होकर बोल रहे हैं तो मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि अगर आप इतने मुखर हैं तो राम मंदिर की चोरी पे क्यों मुंह में दही जमी हुई है आपके? बात में वही कह रहा हूं कि जो आज इनके सनातन का अपमान हो रहा है, जितने साधु संतों को दिक्कत हो रही है, जिनका आपने भी नाम लिया, ये तब से क्यों नहीं बोल रहे? महीने भर से ज्यादा हो गया राम मंदिर में चोरी हुए, न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, न मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, न योगी जी बोल रहे हैं। तो यही तो दोहरा चरित्र है। मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में जिस प्रकार से नैरेटिव बनाती है वो नहीं देखती है कौन है ये, साधु है, संत है, अच्छा है, बुरा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक शंकराचार्य से माफी मांगी है क्या? वो तो फर्जी भाग गया साधु जिसने FIR की थी, वो तो गायब हो गया, लेकिन उस पर FIR नहीं हुई आज तक। और आज तक जो है किसी सरकार के अधिकारी ने या किसी मंत्री ने माफी नहीं मांगी है शंकराचार्य से। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चैनलों पर जिस प्रकार से बहस हो रही थी, चैनल को जिस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार जो है ला रहे थे निकाल के भाई शिवपाल तो है बहुत क्रांतिकारी हो, तो पहले भी जा चुके हैं, अखिलेश यादव जो है ये कर रहे हैं, उनके पिताजी ने तो गोली चलाई थी। अब हमने कहा भाई उनके पिताजी ने वहां अयोध्या में गोली चलवाई थी और अमित शाह ने दिल्ली में गोली चलवाई थी, तो दिल्ली में तो आप कह रहे प्रशासन ने गोली चलाई है। तो आज तय हो जाए यही चैनल पे, आज चैनल पे तय हो जाए कि किसको दोषी माना जाए। अगर प्रशासन को दोषी मान रहे हैं, दिल्ली में अगर आप प्रशासन को दोषी मान रहे हैं, तो यूपी में प्रशासन दोषी था। तो प्रशासन का मुखिया कौन था? वो तो ट्रस्ट का जो है अभी अध्यक्ष बना हुआ है, चौधरी बना हुआ है, और वही कह रहा है डकैती। आज तक नृपेंद्र मिश्रा के अलावा किसी भी व्यक्ति ने यह बयान नहीं दिया कि राम यहां तो चढ़ावा चोरी बोल रहे हैं। और कुछ पत्रकार हम जैसे तो बेचारे डर के तथाकथित
चढ़ावा चोरी बोल रहे हैं, और वो कह रहे नहीं नहीं ये चोरी वोरी नहीं है, डकैती है, ये डाका है राम मंदिर पे। तो उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, ना कोई एफआईआर हो रही, ना कोई पूछ रहा, ना कोई स्टोरी बन रही, ना कुछ हो रहा है। तो ये नंगपना जो चल रहा है इन लोगों का, ये जो नंगाई चल रही है संजय जी, ये जो झूठ चल रहा है, आज मैं बार बार आपको कह रहा हूं ना, ये वही प्रधानमंत्री है जो बिना प्रोटोकॉल के बिना बताए पाकिस्तान चले गए, वहां भी नहीं डरते ये, और यहाँ पाकिस्तान से इतना डरते हैं, जरा सा कहीं कुछ हो जाए इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब ये खाना बांटने का भी हो गया कि जंतर मंतर पर जो खाना बंट रहा था उसमें भी पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। मतलब पाकिस्तान का हाथ वहां नहीं हो रहा जब प्रधानमंत्री जाके वहां खीर खाते हैं नवाज शरीफ की बेटी के बर्थडे पे, तब पाकिस्तान का हाथ नहीं है, आज पाकिस्तान का हाथ। तो ये नैरेटिव जिस सरकार से करते हैं। मेरे एक मित्र का फोन आया कि लाहौर में एक अधिवेशन हो रहा है और वहां पे आपको आमंत्रित करने की बात, वो बहुत बौद्धिक किस्म का अधिवेशन हो रहा है, इंटेलेक्चुअल किस्म का, और उसमें वहां पे आपको लेक्चर के लिए बुलाना चाहते हैं वो लोग। मैं कहा भाई साहब क्या सीधा गिरफ्तारी का वारंट दिखाओगे? मैं अगर बस भी गया ना बिना कहे तो मैं पाकिस्तान का प्रवक्ता हूँ। जिस समय पहलगांव का हमला हुआ था, पहलगांव का हमला हुआ था, तो सरकार से हमने सवाल पूछे थे आतंकी कहाँ से आ गए, गृह मंत्री कहाँ थे, तो हमारा चैनल ये कह के बंद कराया गया कि हम राष्ट्र के विरोधी हैं, हम एंटी नेशनल हैं। और मजे की बात, उस दिन 15 या 16 पाकिस्तान के चैनल बंद थे और अकेला मैं भारत में बंद था। गूगल की जब रिपोर्ट आई बाद में सुप्रीम कोर्ट ने में जब याचिका हुई तो सरकार ने अपनी आदेश वापस ले लिए डर के मारे। और मजे की बात है उस एक महीने में मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा गया कि भैया ये कौन भाई बंधु है हमारा जो हमारे चक्कर में बंद हो गया। तो मैंने कहा बिना कुछ कहे पाकिस्तान को गाली देने पे भी तो मेरा चैनल बंद हो गया। और मैं अगर गलती से भी लाहौर और कराची में उतर गया तो लौट के मतलब उतरूंगा बाद में आईएसआई का चीफ पहले घोषित कर दिया जाएगा। तो मुझे बख्शो भाई साहब, मैं बिना पाकिस्तान, यही रोज मुझे पाकिस्तान भेजते हैं गाली दे दे के, पाकिस्तान चले जाओ, तुम मुल्ला हो, तुम कटुए हो, जाने क्या क्या लिखते रहते हैं। तो मैं तो उससे बूंद गिरता। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है केपी मलिक साहब, हालात यही हैं कि वक्त बुरा आ गया। संजय जी अंत में पाकिस्तान की टिप्पणी हो रहे, कई लोगों को पाकिस्तान जाना बड़ा रास आता है और कई लोग पाकिस्तान जाके बर्बाद हो जाते हैं, वो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अडवाणी जी बर्बाद हो गए, अडवाणी जी बर्बाद हो गए और मोदी जी आबाद हो गए। तो यही भारतीय जनता पार्टी है, यही पाकिस्तान है। देखिए आप माने ना माने, पाकिस्तान का धन्यवाद मोदी जी को करना चाहिए, पाकिस्तान का धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान उनकी रक्षा करता है। अगर नोएडा में मजदूरों का धरना प्रदर्शन होता है, वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां भी छाती निकाल के पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। और जब पाकिस्तान लाहौर से लेकर दिल्ली तक सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है, तब हमें पता नहीं लगता पाकिस्तान का, और हमें मजदूर को पता लग जाता है एक दिन के अंदर कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जी मलिक साहब, पाकिस्तान और मुसलमान ये दो नहीं होते तो मोदी जी सत्ता में नहीं होते। इन्हीं दोनों की वजह से मोदी जी इनका नाम ले लेके सत्ता में है, विश्वगुरु में बने। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपसे बातें करके मुझे आता बड़ा मजा है। मन ही नहीं करता बात खत्म करूं, समय सीमा बंद है, लेकिन कल फिर बातें करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, और बात तो बिल्कुल खरी खरी कह रहे हैं। जैन जी के गुस्से को देखकर संघ भी कांप गया है। समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी औकात नहीं रही कि वो अपना बूथ बचा पाए, तो ये पार्टी को क्या बचाएंगे। मतलब झोला उठा के चलने का वक्त आ गया फकीर के। तो चलिए फिर अब विदाई की जाए। जरा एक शेर है, इनके ऊपर लागू नहीं है लेकिन शेर बड़ा बढ़िया है। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, विश्व गुरु की सरकार है जरा जम के विदाई हो। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।